हेलो एवरीवन, आई एम शीतल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किरण कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट फेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट लीडर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, जिसके एंडिंग में मैंने आपको बोला था कि हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट्स रहेंगे उनको हम 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट फेज है वो 1885 टू 1905 के बीच का जो फेज है वो रहता है। ठीक है, 1885 टू 1905 के बीच का जो फेज है, इसमें लीडरशिप किनके हाथ में है? मॉडरेट्स के हाथ में। मॉडरेट्स कौन हैं? जो हमारे नरम दल के लोग हैं। तो मतलब कि फर्स्ट फेज में जो लीडरशिप है वो मॉडरेट्स के हाथ में देखने को मिलेगी, नरम दल लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज है वो स्टार्ट होता है 1905 से, और जो कि कब तक चलता है? 1920 तक का फेज। तो मतलब कि 1905 से लेकर 1920 तक के बीच में जो लीडरशिप है वो किन लोगों के हाथ में देखने को मिलती है? एक्सट्रीमिस्ट पीपल्स के हाथ में। मतलब कि जो हमारे गरम दल के लोग हैं, और गरम दल के लोग कौन हैं? जो कि बहुत एग्रेसिव हैं, और मतलब आप कह सकते हैं कि उनको जो है मिलिटेंट नेशनलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नरम दल वाले लोग वो हैं जो कि किस पे बिलीव करते हैं? जो कि काफी लविंग नेचर के हैं और पीसफुल कामों पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गरम दल के लोग हैं, ये बहुत अग्रेसिव हैं, जो कि किस पे बिलीव करते हैं? मतलब रिवॉल्ट पे, विद्रोह पे, इस तरह की चीजों पे क्या करते हैं? वो बिलीव करते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में आ जाता है 1920 टू 1947 का, ये हमारा आ जाता है थर्ड फेज, जिसमें हमारा जो गांधीयन एरा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडरेट फेज के बारे में, जो कि 1885 टू 1905 के बीच का टाइम पीरियड रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आप यहां देख रहे होंगे कि 1885 टू 1995 का जो पीरियड है, इसमें जो लीडरशिप है वो किनके हाथ में? मॉडरेट्स आर अर्ली नेशनलिस्ट। तो मतलब जो मैंने आपको बताया कि नरम दल के हाथ में जो है यहाँ पर लीडरशिप दी गई है। एंड नेक्स्ट इसमें जो इनका जो मेन गोल है वो क्या है? डोमिनियन स्टेटस। मेन इनका गोल ये है कि हमें क्या चाहिए? हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। ये डिमांड तो कर रहे हैं कि हमें क्या कर दो, हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दो, हमें इंडिपेंडेंस दो, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन अंडर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इनका जो मेन गोल है वो क्या है? डोमिनियन स्टेटस। एंड इसके अलावा इनके कौन से मीन्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जो ये अडॉप्ट करते हैं? तो उसमें आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, एंड उसके साथ हमारे आ जाते हैं पॉलिटिकल बैगिंग मेथड। और ये किस पे बिलीव करते हैं? जो हमारे बैगिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ सोशल बेस इनका क्या है कि ओनली अपर क्लास की जो फैमिलीज हैं या अपर क्लास के जो लोग हैं वो इस फेज में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोफेशनल लीडर्स हैं या जो भी हमारे आप कह सकते हैं जॉब करने वाले पर्सन हैं, जो भी अपर क्लास में हमारे जितने भी लोग आते हैं वो सारे क्या कर सकते हैं? इसमें भाग ले सकते हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो फर्स्ट फेज है उसमें लीडरशिप क्या है, गोल क्या है, कौन से मीन्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और उनका जो सोशल बेस है वो क्या है। अब चलिए वन बाय वन हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेट पीपल्स की। तो क्या लिखा गया है? द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। क्या बोले कि ये जो पूरा मॉडरेट फेज हमारा चलता है 1885 टू 1905 तक का, इसमें जो लीडरशिप है वो किनके हाथ में? मॉडरेट्स के हाथ में। तो उसके बाद इसमें एक और चीज देखने को मिलती है कि ये जो लोग हैं ये काफी पीसफुल नेचर के हैं, और ये किस पे बिलीव करते हैं? ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं? हमेशा जस्टिस का काम करते हैं। ये उनके प्रति काफी लॉयल हैं, उनके प्रति काफी मतलब अच्छा व्यवहार है इनका। ठीक है, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि जो हमारे ये नरम दल के लोग हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? मॉडरेट्स। तो ये जो मॉडरेट्स हैं, इनका मानना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर हम अपनी डिमांड्स उनके तक पहुंचाएंगे तो वो हमारी डिमांड्स को जरूर पूरा करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो उनके तक नहीं पहुंच रही हैं, दैट्स वाई वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी डिमांड्स को एक बिल में लिख के, एक लेटर में लिख के उनके तक पहुंचाते हैं तो वो हमारी डिमांड्स को डेफिनेटली पूरा करेंगे और हमें क्या करेंगे? जस्टिस दिलवाएंगे। तो इस तरीके से किनका मानना है? ये मॉडरेट पीपल्स का। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट पीपल है ना, जो स्टूडेंट्स गरम दल के लोग हैं, तो उनका जो है इनके बिल्कुल अपोजिट थिंकिंग है। वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स को हमारी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है, वो हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बात उनके तक पहुंचाने के लिए रिवॉल्ट करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। वो इस टाइप की नेचर के लोग हैं, वो काफी मतलब एग्रेसिव रहते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉडरेट्स कौन है और एक्सट्रीमिस्ट कौन है, और इस फेज में जो लीडरशिप है वो किनके हाथ में है? मॉडरेट्स के हाथ
हाथ में। इसके साथ वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ब्रिटिश जस्टिस के ऊपर एंड वो ब्रिटिशर्स के प्रति काफी लॉयल हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें जो भी हमारे मॉडरेट वर्ग के जो भी लीडर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले दादाभाई नौरोजी की बात करते हैं। तो दादाभाई नौरोजी जो है हमारे फर्स्ट लीडर इसमें देखने को मिलते हैं, किसमें, मॉडरेट फेस में। तो ये किसमें आ जाते हैं, मॉडरेट लीडर्स में। आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा मॉडरेट लीडर नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडरेट लीडर नहीं है, क्योंकि अगर आप इन मॉडरेट लीडर्स को डिस्कस करोगे, इनको पढ़ोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा हमारे एक्सट्रीमिस्ट क्लास में आता है और कौन सा मॉडरेट क्लास में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दादाभाई नौरोजी की। तो दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी की जगह अगर आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है तो मतलब किसकी बात की जा रही है, दादाभाई नौरोजी की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से भी एग्जामिनर फ्रेम करे, आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। ठीक है, और ये जो थे हमारे इंडिया के ऐसे पहले मेंबर थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन के मेंबर बने थे। इसके साथ ही इन्होंने पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल को भी क्या किया था, ऑथराइज किया था। उसके साथ इनकी और भी कई सारी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन अभी तक जो हम मॉडरेट फेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको यही चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ आप देखोगे तो इन्होंने जो है एक थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो भी इन्होंने दी थी। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं उमेश चंद्र बनर्जी जी की। तो उमेश चंद्र बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको याद हो, जब मैंने आपको आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया था, उसका फर्स्ट सेशन मैंने आपको बताया था कहां पर हेल्ड किया गया था, कहां पर हेल्ड किया गया था, बॉम्बे में। तो देखिए 1885 में जब आईएनसी की फॉर्मेशन होती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहां पर हेल्ड किया जाता है, बॉम्बे में। और उस सेशन में जो प्रेसिडेंटशिप है वो किनके हाथ में दी जाती है, तो क्या नाम है उनका, उमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यही चीज हमें बता रहा है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, मतलब कि उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये हमारे आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, उसके साथ बाय प्रोफेशनल ये लॉयर हैं एंड ये हमारे जो फर्स्ट इंडियन है विच एक्ट एज अ स्टैंडिंग काउंसिल। ठीक है, इसके साथ जी सुब्रमण्य आयर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, दो न्यूज़पेपर्स को फाउंड किया था जिनका क्या नाम है, द हिंदू न्यूज़पेपर, और दूसरा इन्होंने जो है तमिल न्यूज़पेपर की भी जो है फाउंडेशन की थी जिनका नाम क्या है, स्वदेशी मित्रन। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी फाउंडर कौन है, उनका क्या नाम है, तो क्या नाम आएगा, जी सुब्रमण्य आयर। तो जी सुब्रमण्य आयर ने क्या किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर को जो है वो फाउंड किया था। इसके साथ इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भी क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है स्वदेशी मित्रन जो तमिल न्यूज़पेपर है उनके जो ऑथर हैं या उनको जो है उनके जो फाउंडर है उनका क्या नाम है, तो क्या नाम रहेगा, जी सुब्रमण्य आयर। उसी तरीके से अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का पूछा जाता है तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, जी सुब्रमण्य आयर। और इसके साथ इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया था, तो वो चीज भी आपको याद रखनी है। एंड ही वाज आल्सो अ को-फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा के भी ये को फाउंडर रहते हैं। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण की गोखले की बात करते हैं। तो ये क्या है, ही वॉज रिगार्डेड एज द महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु, और इन्हें जो है महात्मा गांधी का जो है एक पॉलिटिकल गुरु जो है वो माना जाता है। एंड ही फाउंडेड द, और इन्होंने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी फाउंड किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, तो ऑप्शंस में आपको कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, दादाभाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी। उसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले अगर आपको दिखता है तो आपको क्या राइट टिक करना है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक ऐसे मतलब माइंड में फ्रेम करते हुए चलना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर किस तरीके से जो क्वेश्चन है हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लीडर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कौन से लीडर,
सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा, उमेश चंद्र बैनर्जी के बारे में पढ़ा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो देखिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तो ये क्या है, इनको जो है राष्ट्रीय गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ इन्हें इंडियन बोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको मैंने जब आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है और उसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट सेशन है हमने देखा था कहां पे हेल्ड किया गया था, कोलकाता में हेल्ड किया था, और सेकंड सेशन उसका 1885 में जब आईएनसी की फॉर्मेशन होती है उस टाइम उसका जो सेशन है सेकंड सेशन हेल्ड किया जा रहा होता है। तो वो हमने इंडियन एसोसिएशन के नेशनल एसोसिएशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि उसकी जो फाउंडर है उनका क्या नाम है, सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और ये जो एसोसिएशन है ये क्या करती है, 1886 में आईएनसी में क्या कर लेती है, खुद को मर्ज कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था उसको भी क्लियर किया था, लेकिन वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण इन्होंने क्या कर दिया था, वहां से डिस्चार्ज कर दिया था। इसके साथ इन्होंने द बंगाली न्यूज़पेपर की भी फाउंडेशन की थी। तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि ये जो है बंगाली न्यूज़पेपर के भी फाउंडर जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे और भी कई सारे मॉडरेट लीडर्स यहाँ पर आ जाते हैं, इंक्लूडेड रश बिहारी घोष, आरसी दत्त, एमजी रानडे, फिरोज शाह मेहता, पीआर नायडू, मदन मोहन मालविया, पी आनंदाचार्य एंड विलियम बैडरबर्न। तो अगर आपको इनमें से किसी भी पर्सन का नाम अगर आपको दिखता है तो आपको जल्दी से आंसर करना है कि ये कौन है। ये हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं जो कि 1885 से लेके 1905 के बीच में जो है लीडरशिप अपने हाथ में संभाल रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने ऐसी कौन सी एम्स और इनकी मतलब आप कह सकते हैं ऐसी कौन सी डिमांड्स थी जो कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे रखी थी। तो देखिए आपको मैंने सिंपल सा बताया कि इनका जो एक सिंपल सा फंडा था, क्या था कि हमें क्या करना है, हाथ जोड़ के इन लोगों के आगे मतलब रिक्वेस्ट करनी है ब्रिटिशर्स के आगे, और ये क्या करेंगे, हमारी डिमांड्स को सुनेंगे, हमारी डिमांड्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब ये ऐसी कौन सी डिमांड्स रख रहे हैं और इनकी कौन सी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है वो हम क्या करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या डिमांड की, इन्होंने बोला कि सबको क्या किया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं और उनको अवेयर किया जाए कि उनको क्या राइट्स हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात की कि क्या किया जाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन काउंसिल इन लंदन में जो है इंडिया की भी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए। उसके साथ इन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन के बारे में बात की थी कि क्या किया जाए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स की क्या कर दी जाए, सेपरेशन कर दी जाए। ठीक है, तो आपको याद हो तो अभी भी हमारी जो पार्लियामेंट्री बॉडीज रहती हैं, आप कह सकते हो गवर्नमेंट के जो है 3 ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक रहता है हमारा एग्जीक्यूटिव, एक रहता है लेजिस्लेटिव और एक रहता है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जिधर जो है लॉज वगैरह बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव में क्या किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और जुडिशरी की पावर जो है वो अलग से रहती है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो है सेपरेशन की बात की जा रही है, उसकी डिमांड की जा रही है। ठीक है, इसके साथ कहा जा रहा है कि लैंड रिवेन्यू टैक्स को क्या कर दिया जाए, लैंड रिवेन्यू टैक्स को डिक्रीज कर दिया जाए और ये जो पीजेंट ऑपरेशन चल रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये सारी डिमांड्स कौन रख रहे हैं, कौन रख रहे हैं, मॉडरेट वर्ग रख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ एक और पॉइंट हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, वो क्या है कि 1892 में जो है एक स्लोगन निकल कर आता है और वो स्लोगन क्या है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्लोगन आपको याद रखना है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन जो है ये कब दिया गया था, 1892 में दिया गया था। तो 1892 में किनका टाइम चल रहा था, मॉडरेट लीडर्स का चल रहा था। तो मॉडरेट लीडर्स के हाथ में उस टाइम लीडरशिप थी। तो देखिए यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के टाइम ये स्लोगन रेज होकर आया था या स्लोगन निकल कर आया था, तो आपको क्या बताना है कि 1892 में आया था, जब लीडरशिप किनके हाथ में थी, मॉडरेट पीपल्स के हाथ में थी। ठीक है, इसके साथ इन्होंने बोला कि जो आर्मी है, आर्मी के ऊपर क्या किया जाए, कम से कम जो है स्पेंडिंग की जाए। आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा खर्चा कर रहे हो बेफालतू का, किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर, और आप क्या करो, अपनी ये जो स्पेंडिंग्स है इनको रिड्यूस करो। इसके साथ इन्होंने सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर को भी क्या बोला कि उसको एबॉलिश किया जाए, कि ये जो आप सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हो या ड्यूटीज इंपोज कर रहे हो, इनको क्या किया जाए, क्या किया जाए, इनको खत्म किया जाए। ठीक है,
अब इनकी जो नेक्स्ट डिमांड थी, इस तरीके से इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, जो भी हमारी मेन है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ क्या है, आईसीएस एग्जाम के बारे में बात की जाने लगी। तो आईसीएस का जो एग्जाम है वो कहाँ पर कंडक्ट किया जाता था स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में। कहाँ किया जाता था, इंग्लैंड में। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंग्लैंड के साथ साथ ये जो एग्जाम है ये हमारे इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, ताकि हमारे इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चले, वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सके। तो इसलिए इन्होंने बोला, इन्होंने डिमांड की कि अब ये जो एग्जाम है ये कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, हमारे इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। उसके साथ इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन की बात की कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी एसोसिएशन की फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसकी फ्रीडम सबको होनी चाहिए, बोलने की, लिखने की, हर एक चीज की फ्रीडम सबको दी जानी चाहिए। उसके साथ जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी ये क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने और भी कई सारे जो एक्ट थे उनको रिपील किया था, रिपील द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। इसके साथ इन्होंने बोला था कि क्या इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग्स की जाए। क्यों की जाए, इंडियन एजुकेशन क्या है, बहुत जरूरी है लोगों के लिए, लोगों को हर एक चीज के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो हमें जो है आर्मी के ऊपर इतना ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, वहां से रिड्यूस करके हमें सबसे ज्यादा जो अपनी स्पेंडिंग्स है कहां पर इंक्रीज करनी चाहिए, एजुकेशन ऑफ इंडियंस, कि हमारे इंडियंस के एजुकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इसके साथ हमने देखा कि कई सारी डिमांड्स जो हैं ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के आगे रख रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कहां पर इनको क्या है अचीवमेंट मिलती है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके मैथड्स, कि किन मैथड्स को ये अपना रहे हैं कि जिसके थ्रू ये मतलब ब्रिटिशर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो ये देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं इनको नरम दल के लोग भी कहा जाता है। और ये जो नरम दल, नरम वर्ड से निकल आ रहा है कि ये कैसी नेचर के हैं, ये काफी मतलब आप कह सकते हैं लविंग नेचर के हैं, पीसफुल नेचर के हैं। तो इनका जो मानना है, इनका मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, पीसफुल मेथड को अपनाना चाहिए। तो क्या निकल कर आता है, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ये क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। किसके लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। तो मतलब पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को उनके तक पहुंचाने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, पीसफुल मेथड को अपना रहे हैं। उसके साथ ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पेटिशंस, मीटिंग रेजोल्यूशन वगैरह इन सब का यूज किया जाना चाहिए, पैम्फलेट्स का, मेमोरेंडा एंड डेलीगेशन टू वॉइस देयर डिमांड्स, की अपनी आवाज को, अपनी डिमांड्स को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें जो है पेटिशंस, मीटिंग्स करनी चाहिए, मीटिंग रेजोल्यूशंस, पैम्फलेट्स, इन सब के बारे में वो बात करते हैं। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल कर आता है, जो कि क्या है, 3P का कॉन्सेप्ट। अब ये 3P क्या है, 3P से मतलब है, एक तो रहता है हमारा प्रेयर, दूसरा है पेटिशन एंड थर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। तो देखिए एग्जाम में आपसे जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ये जो 3P है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है, प्रेयर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो 3P का मेथड था ये कौन अपना रहे थे, मॉडरेट्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट या कोई और क्लास के लोग, तो मिडिल क्लास के लोग या कौन सी क्लास के लोग। तो देखिए ये जो 3P मेथड था ये कौन अपनाते थे, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे। तो इनका जो ये एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि कौन सा मेथड यूज करते थे, 3P मेथड। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, 3P मेथड। एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि इनको क्या था, इनको पूरा विश्वास था कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। इनको क्या था, उनके ऊपर मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट फेथ था, इनको पूरा विश्वास था उन लोगों के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, They aimed only at getting political rights and self-government under British dominion। तो इनका जो एम थी, मेन एम थी, इनका क्या मानना था, ये चाहते थे कि हमें क्या किया जाए, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, उसके साथ सेल्फ गवर्नमेंट की भी ये बात करते हैं। लेकिन देखिए एक यहाँ पर पॉइंट निकल कर आएगा कि ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें जस्टिस दिलवा रहे हैं, तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, बट अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन, कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, ये सारे मेथड्स कौन अपना रहे हैं, जो हमारे मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं, जो कि 1885 टू
1905 के बीच में लीडरशिप जिनके हाथ में है। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं, ये सारे मेथड्स वो लोग अपना रहे हैं। इसके साथ अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में इन्हें जो है सक्सेस मिली। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनकी जो है फर्स्ट अचीवमेंट रहती है आईएनसी की। तो फर्स्ट अचीवमेंट हमने इनकी देखी क्या थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। उसके साथ इन्होंने क्या बोला कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर दिया जाए, एंड इसके साथ जो है जो नॉन ऑफिशियल की जो प्रपोर्शन है वो भी क्या कर दिया जाए, उसमें इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये सारी बातें जो है मतलब की जा रही हैं, और इसकी जो अचीवमेंट भी उनको जो है देखने को मिलती है अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, एंड दे वर एबल टू सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। और ये क्या थे, एबल मतलब कि ये जो है सक्सेसफुल रहते हैं नेशनलिज्म का बीज बोने में। मतलब कि आप कह सकते हैं नेशनलिज्म देशभक्ति की, एक देशभक्ति का कॉन्सेप्ट, एक देशभक्ति का आइडिया, एक नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जिससे जो है लोगों को लगता है कि नहीं, अब हमें क्या चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। ये उस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है लोगों के अंदर बो देते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ ये डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीजों की भी बातें करते हैं, इनको काफी पॉपुलराइज करते हैं। इसके साथ इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, उनको भी क्या किया था, काफी एक्सपोज किया था। इसमें हमारे और भी लीडर्स आ जाते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या किया था, सोशल रिफॉर्म की बात की थी। कईयों ने इसमें जो है चाइल्ड मैरिज जो था उसको काफी अपोज किया था। उसके साथ इन्होंने जो विडोहुड है उसको भी इम्पोज किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लीडर्स कौन से लीडर थे जिन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज और विडोहुड को क्या किया था, इम्पोज किया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे थे एमजी रैनेडे। तो ये थे हमारे मॉडरेट लीडर्स कुछ, जिन्होंने क्या किया था, सोशल रिफॉर्म के बारे में भी बात की थी, उसका अपोज किया था। ठीक है, और उसमें ये क्या कर रहे थे, सक्सेसफुल रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये जो मॉडरेट वर्क था, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, ऐसे क्या लिमिटेशंस थी, कौन से लोग जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा किनकी पार्टिसिपेशन है। तो देखिए, इनका जो सबसे ज्यादा फर्स्ट अगर आप बात करें लिमिटेशन की, तो फर्स्ट लिमिटेशन में इनका यही है कि इसमें जो है जो भी हमारे एजुकेटेड इलाइट्स हैं, या जो भी हमारे प्रोफेशनल बड़े बड़े लोग हैं, या आप कह सकते हैं जो भी हमारे अपर क्लास के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कभी नहीं की। तो ये इसमें हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि देखिए सब लोग चाह रहे थे कि क्या किया जाए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए। आज के टाइम पीरियड की भी अगर मैं बात करूं तो सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंस, जो कि हम ऑलरेडी हैं, हमें क्या हर एक चीज का जो है राइट प्रोवाइड है, हर एक मतलब आप कह सकते हैं हमें हर एक चीज की फ्रीडम दी गई है। तो उस टाइम पीरियड में जब मॉडरेट्स के हाथ में लीडरशिप थी, वो क्या बोल रहे थे, हमें ये सारी डिमांड्स हमारी सुनी जाए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। वो क्या चाहते थे कि सारी बातें हमारी सुननी चाहिए, डिमांड्स पूरी की जानी चाहिए, बट अंडर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं। एंड इसके साथ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए मासेस मूवमेंट ऑफ पीपल अनलाइक गांधी हु यूज दिस पावर। तो इसके साथ ये कभी भी जो है हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जो कभी पावर को नहीं समझ पाए कि वो कितना आगे निकल सकते हैं, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, ये इस चीज को कभी नहीं समझ पाए, जिसका फायदा कौन लेते हैं, गांधी जी उठाते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं, बड़े सारे लोगों को यूनाइट करके और फाइनली क्या कर लेते हैं, हमारे भारत को आजाद करवा देते हैं और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट नेशन जो है उसे घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो मॉडरेट वर्ग के लोग हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि ये क्या है, नरम दल के लोग हैं, काफी लविंग नेचर के पीपल हैं, और ये क्या करते हैं, काफी पीसफुल मेथड अपनाते हैं। 3P का कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखा। इसके साथ हमारे जो भी मॉडरेट लीडर्स में आ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी हमारे आ जाते हैं, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पर आ जाते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ हमारे और भी जो भी मॉडरेट लीडर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडरेट लीडर्स अलग हैं और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो अलग हैं। तो आपको इन चीजों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके के जो एमसीक्यूज हैं इसमें इसके ऊपर जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।